सबसे बड़ी बात क्या है कि किसानों को नेता पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात आती रही। एमएसपी तो छोड़िए, आप कभी खाद की किल्लत पर बहस हुई, चर्चा हुई है यूपी बिहार में? डीएपी कहाँ चला जाता है? और नीयत जिसकी कभी साफ नहीं हो। अच्छा, बीजेपी को लगता है कि किसान का वोट तो हमको मिलना नहीं है, हमें मिलता नहीं है, और हमें वोट तो हम हिंदू मुसलमान और मंदिर पर लेते हैं, किसान तो मुद्दा हो नहीं सकता। तो जब मंदिर, मुसलमान, खोदो इंडिया, काटो इंडिया, ढुको इंडिया, खाओ इंडिया, फेंको इंडिया, फेंकू इंडिया चलता रहेगा, तब तक किसान जैसे मुद्दे इस देश में कौन जान रहा है? थोड़ा सा जाट इलाके में लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा पंजाब के इलाके में जान लेते हैं, और उसके बाद किसान आज तक इतने ठकाए गए हैं। उसके बावजूद भी किसान का जो नेतृत्व है बहुत संकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ता। हम छोटी छोटी बातों में, खुशियों में समझौता कर लेते हैं और हम बिक भी जाते हैं। हमेशा से संस्थाएं बिकी है, खरीदार होना चाहिए, बिकता सब है। बस मैं गर्व करता हूं पंजाब के किसानों पर, बहुत ज्यादा। और अब वो टिकट वाली बातें तो है नहीं, टिकट तो रहे नहीं। पंजाब के किसान लंबे समय से बैठे हुए हैं, कहीं चर्चा है? उस पर कोई चर्चा होगी? आपको वोट लेना था, आपने समझौता किया, आपने वादे किए कि मैं एमएसपी लागू करूंगा। चुनाव के खत्म होने के बावजूद आज तक दूसरी चुनाव हुई, दूसरे चुनाव में मुद्दा बने किसान? आप बता दो ना। तो मुद्दा जब है ही नहीं, मुद्दा एक ही है, मुसलमान। मुद्दा एक ही है, नफरत। इंसानियत को खत्म करो। मंदिर मस्जिद के बीच भारत की जनता को रखो, तो फिर किसान की चर्चा करना बेईमानी है। और हम नेता लोग किसान के प्रति न जिम्मेदार हैं न वफादार। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे। अच्छा, धनखड़ साहब को क्या वो स्टूल है? वो कॉन्स्टिट्यूशन संस्था है क्या? वो जज हो सकते हैं। धनखड़ साहब कुछ बोल देंगे? वो प्रवक्ता है क्या बीजेपी के? गवर्नमेंट को निर्णय लेनी है कि धनखड़ साहब निर्णय लेंगे? स्पीकर वो करेंगे ना जो गवर्नमेंट चाहती है। तो गवर्नमेंट इस जन्म में नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट यदि चाह ली तो फिर अदानी की नौकरी कौन करेगा? जब तक अदानी जिंदा है तब तक किसान को एमएसपी लागू नहीं हो सकता। इसको सादे कागज पर लिख लो। जब तक पूंजीपति जिंदा है, ये पूंजीपति किसान का भला कभी देख ही नहीं सकता। उसे जमीन चाहिए, उसे किसान को बर्बाद होते देखना है। औने पौने दामों में सब कुछ चाहिए। उनकी खाद और बीज नकली बिकनी चाहिए। तो इसीलिए देश का सरकार और संस्थाएं पूंजीपतियों की दलाली करता है, उसकी नौकरी करता है, देश की जनता की नहीं, किसान की नहीं। ये आप समझ लो। इसलिए धनखड़ उनकर छोड़िए सब। क्या सर है कि फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुस्लिम जो हैं अनसेफ है। देखिए, एक बात समझिए, माहौल तो आप परसेप्शन तो बना ही रहे हैं ना। देश की जो सरकार है, देखिए मुसलमान हो या कोई छोटी जाति हो, इस दुनिया में कोई अनसेफ नहीं हो सकता। जो साध का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो 18 करोड़ मुसलमान, तो 18 करोड़ से ज्यादा नहीं, 19 करोड़ से। और रोहिंग्या पूरी दुनिया में 17 लाख है। और जब बांग्लादेश की इकोनॉमी पॉलिसी डेवलप कर रही थी तो आप पूरे देश के पूंजीपति, उद्योगपति बांग्लादेश जा रहे थे, वहां काम कर रहे थे। हम अपनी इकोनॉमी को ढूंढ रहे थे, और तब आप फोन करके अदानी जी को वहां व्यापार दे रहे थे। तो मेरे लिए जब बांग्लादेश में व्यापार का जगह हो सकता है, तो बांग्लादेश के लोग यदि हिंदुस्तान आते हैं
तो उसको घुसपैठी कह करके नफरत करना मुझे समझ में नहीं आता। ये दो पॉलिसी कैसे होगा। और तीसरी बात, रोहिंग्यान तो 17 लाख है ना, तो 17 लाख में हमारे देश में 11 साल में कितने आए गलत तरीके से, तो ये इसके जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी। चौथी चीज, 23 सालों से बीजेपी की सरकार रही, लगातार 5 मुख्यमंत्री रहे झारखंड में, तो तब रोहिंग्यान को आप क्यों नहीं निकाले? पांचवी चीज, छठी चीज, जब इस कंट्री में पहली बार ये बीमारी आई थी कोविड, तो आपने साद को उसका सबसे पहला जिम्मेदार ठहरा दिया और सारे मुसलमानों को के दुकानदारों को नफरत पैदा करवा दिया और आम लोग मुसलमान की दुकान पर जाने से वंचित होने लगे। आप मुसलमानों से नफरत तो पैदा कर सकते हो। देखिए 18 करोड़ मुसलमान 1,123 करोड़ सनातन या अन्य लोगों से नहीं लड़ेगा। ना बौद्ध को मानने वाले लड़ेंगे, ना सिख लड़ेंगे, ना ईसाई लड़ेंगे। लेकिन मरता क्या नहीं करता। यदि आप गलत तरीके से आतंकवादी उग्रवादी पैदा करोगे तो कहावत है कि किसी भी परिस्थिति में जो लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, उनसे मैं जानना चाहता हूं दुनिया की जितनी बड़ी गल्फ कंट्री है जिससे आप ऊर्जा, जिससे आप कई तरह के व्यापार करते हो, तेल, अन्य चीजें, वहां मुसलमान आपके सरपरस्त हो जाते हैं, वहां हमदर्द हो जाते हैं। वहां इकोनॉमी और भारत की पॉलिसी के मुताबिक वो मुसलमान नफरत के लायक नहीं रहता। फिर भारत का मुसलमान नफरत के लायक क्यों हो जाता है? कभी संभल, कभी मस्जिद, कभी अजमेर शरीफ, कभी कुछ। चंद्रचूड़ ने ये थोड़े ऑर्डर पास किया कि जांच का क्या मतलब। उनके आर में अब लोअर कोर्ट जिस तरीके से जांच, तो आप उसको देखेंगे ना कि मर्डर के कंप्लीट कौन है, क्या है। इसीलिए मुसलमान डर, इसलिए नहीं डरे कि उनको मरने का डर है, इसलिए डरे हैं कि वो इस देश के पक्के सच्चे लड़ने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं। उन्हें लगता है कि जो नफरत पैदा करके बांटने और काटने की बात कर रहा है, और जिस तरह संभल में 5-5 लोगों को जबरदस्ती मारा गया और पहले भी मारा गया है, और लाजमी है फारूक अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति हमारे गार्जियन हैं जो कंप्लीट सेकुलर है, वो इस जन्म में पाकिस्तान की भाषा तो छोड़िए, पाकिस्तान के सबसे खिलाफ बोलने वाले, यदि वह इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुसलमानों के भीतर रिश्तों को लेकर के एक डर है। इसके अलावा सर सवाल ये है, बच्चों को लेकर बयान दिया, होनी चाहिए। भारत की जनसंख्या कंप्लीट रूप से बढ़ती जा रही है, जो क्षेत्रफल, भौगोलिक और आर्थिक स्थिति के कारण सही नहीं है। आप हमेशा दुम दर्द की बात और धूर्तों की बात, यदि हम बार बार अपनी भाषा चेंज करें और हर मुद्दे को सियासत और मुसलमान से जोड़ के देखना, मुझे लगता है ये कहीं से भी सही नहीं है। हम मोहन भागवत जी की इज्जत करते हैं, लेकिन हम उनसे कहेंगे कि आपको जनसंख्या कंट्रोल करने वाली जो बात आप कहते थे, तो मेरा मानना है जनसंख्या निश्चित रूप से भारत का कंट्रोल होना चाहिए, एक अवेयरनेस लानी चाहिए,
जो गरीबों के भीतर एक भी दलित और मुसलमान जो पढ़े लिखे और इकोनॉमी जिसकी बिल्कुल स्मूथ है, उसके घर में आप उठा के देख लो। लेकिन जहां गरीबी है वहां बच्चे हैं, उसको आप मुसलमान से नहीं देख सकते, उसको दलित से नहीं देख सकते, या फिर इस बयान को आप उस रूप में भी नहीं देख सकते। तो जनसंख्या कंट्रोल करने का मात्र एक कि आपको एजुकेशन, इकोनॉमी और आम आदमी के भीतर अवेयरनेस, भारत की इकोनॉमी को लेकर के करने की जागरूकता की जरूरत है। इसके लिए कानून की जरूरत नहीं है, इसके लिए दुष्टता की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमेशा सियासत करने की जरूरत नहीं है। मैं मोहन भागवत जी से आग्रह करूंगा, बच्चे पैदा तो हो ही रहे हैं। यदि मुसलमान 18 करोड़ हैं तो आप 123 करोड़ हो। बौद्ध, सिख, ईसाई को छोड़ दो तो आप कुछ कम हो गए। यदि मुसलमान 22 करोड़ होगा तो आप 200 करोड़ हो जाओगे। मुसलमान 30 करोड़ होगा तो आप 300 करोड़ हो जाओगे। आप घटका रहे हो। आप जिस तरह का लाइन ऑफ एक्शन की बात करते रहते हो, भैया आप अंदाजा करो ना। मैं उनसे सीधा चुनौती के साथ पूछ रहा हूं, आजादी के पहले मुसलमान कितने थे और आप कितने थे, और आज मुसलमान कितने और आप कितने हो? क्यों फालतू बात करते हो यार? बेटी को उठा के ले जाएगा, जमीन छीन लेगा। सर मेरे घर में, मेरे गांव में 2000 यादव है, 100 कोई दूसरी जाति के लोग, लड़ेगा, हमारी जमीन छीनेगा, हमारी बेटी को उठा के ले जाएगा। क्या आप बोलते रहते हैं? एकदम बिल्कुल बेफालतू नफरत की बात करते रहना। हमेशा जेवर, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जिग्नेश, पट्टेदार, साला कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, साला साबरमती। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। साबरमती तो आप ही के सामने हुआ था। तो इतने कमजोर क्यों हैं? अरे जिस देश में 1.5 साल से मणिपुर जिंदा हो जाए, वर्ल्ड की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। जहां आज तक 1.5 सालों में डेली मौत 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 हो जाए, और 11 साल के बाद भी हिंदू खतरे में हो और रोहिंग्या की गिनती ना हो, इसके लिए रिजाइन कर देना चाहिए दोनों को। सर एक आखिरी सवाल इस पर चर्चा चाहते हैं सब लोग, हम लोग तो ईवीएम पर चर्चा चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट हो। हम लोग तो अदानी जी जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन गया है, संविधान के लिए, वो अपने पैसे के बदौलत, अजीत पवार ने तो कहा कि हम जब सरकार गिरा रहे थे तो अदानी मेरे साथ थे। सवाल तो है। और हमारे देश का सम्मान और हमारे देश की गरिमा गिराई है इन्होंने अमेरिका में जाकर के ठग बन के, जो अमेरिका इसकी इजाजत नहीं देता है। और उसके बावजूद जब आप जीजा कह सकते हो, जब आप सेप्टेम घोटाला में कह सकते हो, 2G 3G में आप कितने लोगों का आपने रिजाइन करवा दिया, जब आप मनमोहन सिंह जी को कोयला घोटाला में रेनकोट की बात कर सकते हो, तो फिर अदानी पर चर्चा क्यों नहीं? सब पे चर्चा की जरूरत है।